बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हम टीवी में, ड्रामों में, फिल्मों में सुनते आए थे कि जी कैदी नंबर फ़लाँ फ़लाँ अदालत के सामने पेश हों, कैदी नंबर फ़लाँ फ़लाँ अदालत के सामने हाजिर हों। पर आज अटक जेल में सदाएं गूंजी थी कि अदालत कैदी नंबर 804 के सामने हाजिर हो। और अदालत आज कैदी नंबर 804 के सामने हाजिर हुई और उसको 14 दिन का जुडिशल रिमांड देकर ये गई वो गई। यानी कि हसनात साहब ने दिलावर साहब से भी ज़्यादा जल्दी दिखाई और उन्होंने वहाँ गए 10-15 मिनट के अंदर समात मुकाकर पेट्रोल का ख़र्चा करके, जो कि अभी फिर 300 रुपये सुनने में आ रहा है क्रॉस करने लगा है, वो उसका ख़र्चा करके वापस चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है और जो कल रात से जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं वो ये कि ये हुआ कैसे। मतलब एक शख्स जो कि जेल में मौजूद था, ना वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, ना उसके जो जिसे कहते हैं उसको नोटिफाई किया गया, नोटिस भेजे गए, तो फिर उसको सज़ा कैसे हो गई। अब जी अता तार जो कि गवर्नमेंट के पिछली गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, लेकिन वो अभी भी बड़े वोकल हैं और ऐसा लगता है जैसे वो करंट गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनकी तो जिस्मानी रिमांड थी, जब एफआईए उनसे तफ्तीश कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो वो नामंजूर होकर जुडिशल हो गई। तो सवाल यही पैदा होता है वो जुडिशल कैसे हुई, किसने की, कब उसकी समाअत हुई, कब जो है एफआईए ने इस्तदा की कि हमें इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए इस साइफर केस के मामले में, कब उसने कहा ये फैसला किया गया कि नहीं जी हम आपको जिस्मानी रिमांड नहीं देते, हम इसको जुडिशल करें। तो ये कार्रवाई कब हुई, हवाओं में हुई, जिन्नात ने की, किसने की, और ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अता ताड़र साहब के पास क्यों थी। दूसरी तरफ जो पीटीआई के वकला हैं, जब ये बातें टीवी पर और उस पर अफवाहें आ रही थी कि जी इस तरह की कोई भी काम हुकूमत कर सकती है या एफआईए इस तरह की कार्रवाई डाल सकती है, तो फिर मुझे ये पूछना था कि जिस तरह उन्होंने छुप छुपा कर काम किया, भनक भी नहीं लगने पड़ी, तो क्या आप भी इसको काउंटर करने के लिए कोई छुप छुपा के स्ट्रैटेजी बना लेते, ताकि जब उन्होंने वक्त आने पर अपना पत्ता फेंका है तो आपको भी वो काउंटर करने के पास आपकी चीज़ें रेडी होनी चाहिए थी। खैर से आज थी अटक जेल में समात, यानी कि जी जज साहब हाजिर हुए थे कैदी नंबर 804 के सामने। उसके बाद जी बाहर आकर मीडिया टॉक्स भी हुई हैं, जिस तरह के लोग कह रहे थे कि जी हमने बड़ी उनको अच्छी सहूलियात दी हुई हैं, देसी घी खिलाया जा रहा है। तो जो इमरान खान ने बताया कि शुरू के 7 दिन तो सिर्फ उनको दालें दी गई थी और उसके बाद वो अपना वक्त कुरान पढ़ के गुजारते हैं, बाकी जो भी चीज़ों का या सहूलतों के स्टेटस है वो सेम है, सिवाय इसके कि दवा थोड़ी सी ऊँची कर दी गई है। अच्छा, पीटीआई की तरफ से तो इस्तदा ये भी हो रही थी कि इसकी ओपन ट्रायल हो। अब ये जो साइफर केस है इसको शुरू से मुतनाज़ एक बेसलेस केस है। अब हम इस केस को थोड़ा सा डीपली जानने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि वक्त की भी लिमिटेशंस होती हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक, उसकी मर्ज़ी, उसकी मंशा होती है कि वो उसको डीक्लासिफाई करता है, क्या हिस्सा करता है। अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। अब जब वो कोडेड आया, उसको डिकोडेड किया गया और वो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश हुआ, उसको सबने पढ़ा, उसको कैबिनेट ने डीक्लासिफाई किया, मतलब सबकी मंजूरी से ये काम हुआ। उसके बाद जी डी मार्च प्रोटेस्ट भी किया गया भेजने वाले मुल्क के ख़िलाफ़, एक आवाज़ भी उठाई गई। अब मुझे यहाँ पे जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या जो स्टेट है या इदारे हैं या जो मुल्क, ये स्टेट है ना वर्सेस स्टेट केस चल रहा है, स्टेट इल्ज़ाम लगा रहा है कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। तो आप जिस तरह पीटीआई या इमरान खान ने जेल जाने से पहले एक्सप्लेन किया था कि मैंने सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और सारी बातें बताई थी, तो फिर आप जो लोग स्टेट के नुमाइंदे वो आकर ये क्यों नहीं एक्सप्लेन करते कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे
है, क्योंकि ये तो कैबिनेट से अप्रूव डिक्लासिफाइड हुआ था, ये तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उठा था मुद्दा, और उसके बाद इसकी प्रोटेस्ट जिसे डीमार्च कहते हैं वो हुआ था। तो यहाँ पे पूरे सिनेरियो में ये सीक्रेट एक्ट जो है की खिलाफवर्जी कहाँ से हुई और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर क्यों आया। फिर कैबिनेट ने भी तो मंजूरी दी थी, तो पूरे कैबिनेट को भी इन्वॉल्व करो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक एक बंदा मौजूद था उसको भी आप नोटिस भेजें, उनसे भी आप इन्वेस्टिगेट करें सारे मामला को। आपने सिर्फ इमरान खान को पकड़ लिया, शाह महमूद कुरैशी को भी पकड़ लिया, जिनको पहले आपने जिस्मानी रिमांड में रखा था और उसके बाद जो है आज उनको जुडिशियल कर दिया गया है। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया और जिस तरह लोगों को भी समझ आ रही है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिवाय आपके जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो लेकिन उसको भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि आपकी ग्राउंड्स क्या है। पहली बात तो ये होगी। अब हम दूसरी बात पे आते हैं जो कि प्रॉपर सीक्रेट एक्ट है। सीक्रेट एक्ट अभी तक मुतनाज़ा है, वो क्यों? पहली बात कि सदर ने ख़त लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपनी राय दे इस पर, जो कि पाबंद है, हमने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई राय कोई जवाब जो है चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने नहीं दिया, क्योंकि सदर साहब कहते हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ वो गैजेट में भी नोटिफाई हो गया। अब गैजेट में क्या लिखा हुआ है? डीम्ड एसेंट लिखा हुआ है कि ये समझा गया है कि सदर ने मंजूरी दे दी गई है। अब डीम एसेंट का कब मामला आता है? जब पहली बार होता है, तब जिसे हम कहते हैं ना खामोशी अज़न है वाला मामला नहीं होता, या खामोशी में हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब बिल पहली दफ़ा सदर के पास आता है और सदर उसमें 10 दिन तक कार्रवाई नहीं करता, तो डीम्ड एसेंट वाला कोई मामला नहीं है, वो जो है वापस चला जाता है और फिर दोबारा से इस पर डिबेट होती है। और जब दोबारा से जो है आपकी सेनेट में या नेशनल असेंबली में डिबेट होकर वो वापस आता है सदर के पास दूसरी बारी में, तब आप कह सकते हो जी खामोशी में ही अज़न है, इसकी खामोशी में ही हाँ है, तब ये वाला मामला होता है। और फिर 10 दिन के अंदर वो जो बिल होता है वो कानून या एक्ट बन जाता है। लेकिन ये पहली बारी में था और इसमें आपका सदर जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, वो उसकी जो जिसे कहते हैं ना हुर्फ़े आखिर होता है, अगर वो कह दे तो वो खुद कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किया, तो ये अपने ओन मतलब पूरा अभी एक्ट जिस पर FIR कटी है वो मुतनाज़ा है। तो ये केस कहाँ तक चलेगा? क्योंकि इसकी कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं। जैसे हम पहले भी कहते हैं कि मुल्क में जो है कोई काम कानूनी तौर पे तो नहीं हो रहा ना, बस हुए जा रहा है अपनी ज़ाती अना की मफाद के लिए, और जिस शख्स के साथ हो रहा है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, उसको एक एक बंदा फोकस करता है। आपकी जो भी कार्रवाई होती है पूरा इंटरनेशनल मीडिया A to Z कवर कर रहा है और उंगलियां आप पे उठ रही हैं कि चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पूरे मुल्क का सियासी अदालती माशी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चर पूरा ढांचा तहस नहस करके रख दिया है, खोखला कर दिया है। उंगलियां उठ रही हैं, लोग मजबूर हुए हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली के बिल जो है उसके लिए लोग इतने दिनों से सड़कों पर निकले हुए, लेकिन हमारे निगरान वजीर इत्तलात सोलंकी साहब, वो तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती को, सोलंकी साहब अपनी मस्ती में रहते हैं। क्योंकि पहली दफ़ा जब ये सीक्रेट एक्ट वाला मामला आया था तो तब भी उन्होंने कहा था कि ये कोई बात नहीं, पता नहीं लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। तो आज उन्होंने जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने बड़े चिल अंदाज में बयान दिया है कि यार क्या हो गया, क्या सड़कों पर आने से बिजली के बिल कम हो जाएंगे? तो सोलंकी साहब क्या खुदकुशियाँ करेंगे तब जाकर आप बिजली के बिल कम करेंगे, या आप बिजली के बिल जलाने के बजाय अपने आपको जलाएंगे, तब जाकर शायद आपको होश आएगा? क्योंकि आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ आए हैं चंद मफाद परस्त टोलों के मफादात को डिफेंड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो सुनने में आ रहा है कि जो नादरा का चेयरमैन है वो एक्टिंग सर्विसमैन भी हो सकता है। इससे पहले अगर आप हमें फॉलो करते रहें तो आपने देखा होगा कि तारिक मलिक साहब जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बारे में हमने उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी बड़ा पूरा पढ़ के सुनाया था, जिसमें पहले तो उन्होंने जो जो चीज़ें डिलीवर की हैं, उनकी काबिलियत जो कि उनकी जिसे आप समझ लें कि इस मुल्क के लिए इस नादा सिस्टम को उस पूरे चलाया है और बाखूबी चलाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मेरी जो हैं अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने डिलीवर किया इस मुल्क के लिए।
अब जो ये लोग मुझसे डिमांड करना चाह रहे थे कि जिस तरह मैं वोटर लिस्ट में इंदराज हूँ या बोगस वोटर्स की बात हो, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँ जो ये मुझसे उम्मीद करें या जो मुझसे एक्सपेक्ट करें, और मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो अपनी बाउंड्रीज़ हैं या जो मेरा काम है मैं उससे हट कर काम नहीं करूँगा, कोई इलीगल काम नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो अब ये एक दोबारा से एक ऐसा चेयरमैन लाना जो कि हाजिर सर्विस है, तो आप उससे क्या काम लेना चाह रहे हो? तो फिर जो एक हाजिर सर्विस होता है उसकी जो भी एफिलिएशंस होती हैं या ऑनेस्टी होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो अपने इदारे के साथ होती है, वो वहाँ का हुक्म मानने का पाबंद होता है। तो फिर इस सूरत हाल में हम इसको किस तरह देखें, ये आप मुझे बताइएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई जो है अपनी बाउंड्री से निकल कर खेल रहा है। रूल ऑफ लॉ और कानून कोई नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को खुदाई समझ बैठे हैं जी। जब से सफ़ीर साहब होकर गुजरे हैं अमेरिका के, तो उनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर के। पहले उन्होंने सीधा सीधा जी सदर साहब को रिफ्यूज़ कर दिया, जी मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा, मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ जी उन्होंने ख़त लिख दिया है कि जी जो चीफ सेक्रेटरी है KPK का उसको हटाया जाए। क्योंकि उसने जी ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए जिसमें PTI ने लीड कर दिया, उसने वो इलेक्शन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं करवाए, उसने बिल्कुल भी सही तरीके से मैनेज नहीं किए। तो इसलिए प्लीज़ जल्द अज जल्द इसका तबादला करें, इसको हटाएं, इसको मुअत्तल करें, क्योंकि ये हमारे मकसद को नुकसान पहुंचा रहा होगा शायद, या वो डिलीवर नहीं कर रहा जो शायद इलेक्शन कमिश्नर साहब चाह रहे हैं। तो मुल्क के हालात इस तरह पे हैं कि हर कोई अपने अपने उसमें खुदा बनकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे, कोई रूल ऑफ लॉ बुक्स को, कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं मान रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। दूसरी तरफ आवाम मर रही है। पेट्रोल 300 रुपये को क्रॉस कर जाएगा, बिजली के यूनिट फिर महंगे हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या। अल्लाह हाफिज़।